we have discussed till question number 17. So next question we will discuss, that is question number 18, with reference to the provisions contained in the part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is correct. बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है किसके रेफरेंस में, प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पार्ट 4 में कौन है, क्या है, डीपीएसपी है ना. तो डीपीएसपी के बारे में बताना है हमको. क्या बोल रहा है, दे शैल बी इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स. क्या डीपीएसपी को हम इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट. दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, दिस इज़ करेक्ट. अब देखो इन दोनों कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स है, तो 1 और 2 में तो कोई एक ही सही होगा, दोनों साथ में नहीं होगा सही. अब वैसा ऑप्शन दिया भी नहीं है यूपीएससी ने कि 1 और 2 साथ में हो, है ना. बट दोनों में से कोई एक तो करेक्ट होगा ही, ये तो है. तो दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट में वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल्स laid down in this part आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ बाय द स्टेट. हाँ, जो भी प्रिंसिपल लेड डाउन किए गए हैं इस पार्ट में वो इन्फ्लुएंस करता है मेकिंग ऑफ द लॉ, स्टेट का जो मेकिंग ऑफ द लॉ है उसको, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस है टू द स्टेट. तो सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ये बोला अंडरलाइन कर लो, अब देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर in a state for 6 months even if he or she not a member of the legislature of that state. जो पर्सन एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो कौन पर्सन है जो एलिजिबल होगा, 18+ वाले, है ना. 18+ वाले वोट कर सकते हैं. कैन बी मेड अ मिनिस्टर, तो क्या हम इसको मिनिस्टर बना सकते हैं किसी स्टेट का 6 मंथ्स के लिए, इवन इफ ही और सी नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. हाँ, तो ये सही है इस यहाँ तक कि स्टेट लेजिस्लेचर का वो मेंबर नहीं है तो भी उसको मिनिस्टर बना सकते हैं. बट स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए भी तो एज का रिस्ट्रिक्शन है ना. स्टेट लेजिस्लेचर का बनने के लिए कितना है मिनिमम एज, 25 ईयर्स, है ना. एंड यहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स है. तो मिनिमम इतना ईयर तो होना ही चाहिए, तब जाके आप मिनिस्टर बन पाओगे, मेंबर बन पाओगे स्टेट लेजिस्लेचर का. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना. तो मिनिमम 25 तो होना ही चाहिए, और ये तो 18+ बस है. तो क्या 20 ईयर वाले को बना सकते हैं? नहीं बना सकते. तो दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है. फिर सेकंड क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरबीआई 1951 के अकॉर्डिंग बताना है. अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया क्रिमिनल ऑफेंस में एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इज परमानेंटली डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. नहीं, हमेशा के लिए ही परमानेंटली ही वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. कन्विक्शन प्लस 6 ईयर्स का कूलिंग पीरियड रहता है ना. तो अगर सेंटेंस है 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर क्या होगा, जितना कन्विक्शन का ईयर है, यहाँ पे कन्विक्शन ईयर 5 ईयर है और 6 ईयर और एक्स्ट्रा, उसके बाद वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन. तो दिस इज़ इनकरेक्ट, है ना. हमेशा के लिए ही वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा, ये सही नहीं है. तो नीदर 1 नॉर 2. ठीक है, कोई भी सही स्टेटमेंट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट. तो करेक्ट कौन सा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और सी थिंक्स फिट. तो प्रेसिडेंट है, कहीं पर भी समन कर सकते हैं क्या सेशन पार्लियामेंट का, जहाँ पर उनको सही लगे, हाँ कर सकते हैं. देन सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो बस ये बोला गया है कि 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं बोला कि 3 सेशन कराना है. तो दिस इज रॉन्ग. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. हाँ, कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं बताया गया है कि पार्लियामेंट को कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज मिलना चाहिए. तो यही तो कंसर्न है ना, इसी के लिए फिर क्या आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं कि पार्लियामेंट को मिनिमम इतना दिन तो मिलना ही चाहिए. तो ये तो सही बोल रहा है कि देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज कि पार्लियामेंट को रिक्वायर्ड हो गए मीट करने का इन अ ईयर. तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट, सेकेंड इज द रॉन्ग. अगला, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है, ये पूछ रहा है. औरंग बनियन मीर सिदार. औरंग के सामने में क्या लिखा हुआ, इन चार्ज ऑफ ट्रीजरी ऑफ द स्टेट. ट्रीजरी ऑफ द स्टेट तो कुछ कोर्स ऐसा कुछ होना चाहिए.
औरंग क्या होता है, औरंग औरंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये तो इसका नहीं लग रहा है लेकिन, है ना। इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, तो राजकोष ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए। फिर बनियन, बनियन क्या बोल रहा है, बनियन या फिर बनिया टाइप का साउंड कर रहा है ना। इंडियन एजेंट ऑफ द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी का एजेंट है। हाँ, तो वैसे भी हिस्टोरिकली बनिया है वो रेवेन्यू मनी ये सब वाला मतलब ट्रेड वाला कुछ काम करते ही थे, तो हो सकता है ये सही हो, ठीक है। फिर मीर सिदार क्या बोला, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पे टू दी स्टेट, स्टेट को रेवेन्यू पे करने वाले थे मीर सिदार। अब इसके बारे में भी नहीं पता, सेकंड सही है ये पता चल गया, बट इससे आंसर तो नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ज़्यादा आगे आ गया क्या, ये वाले ईयर का है भी या नहीं। 14, लेट्स सी 21, नहीं आगे बढ़ गया था। तो औरंग वाला तो गलत था, चलो। औरंग किसको बोलते हैं, वर्कशॉप, वर्कशॉप या फिर मिंट जहाँ पे करते हैं उसको बोलते हैं। मीर सिदार का सही था, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, स्टेट को पे करने वाला होता है मीर सिदार। तो अब याद रखना, मीर सिदार है ना, वो क्या करेगा, रेवेन्यू पे करता है स्टेट को, ठीक ठीक है। डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, मीर सिदार, तो मीरा करके याद रख लेना। मीरा सिदार एक लड़की का नाम है जो कि रेवेन्यू पे करती है स्टेट को, ठीक है। औरंग गलत था, औरंग का असली क्या है, औरंग, द टर्म औरंग रिफर्स टू द वर्कशॉप या फिर मिंट, कॉइन मिंटिंग फैसिलिटी जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, औरंग। इन दी मुगल इंडिया नॉट अ ट्रेजरी, द ट्रेजरी वॉज मेंटेन बाय द ऑफिसर्स लाइक द दीवान या फिर खजानादार, ठीक है। खजानादार या फिर दीवान है वो मेंटेन करते थे, वो ऑफिसर्स, तो ये याद रखना। मीर सिदार तो देख लिया, हेरिडेटरी लैंड होल्डर होते थे साउथ इंडिया में, पे करते थे रेवेन्यू टू दी अंडर दी रायतवारी सिस्टम। फिर कनुंगो को भी याद रख लेना, जो कि कनुंगो होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड कीप करता है, एट द स्टेट लेवल पे रिकॉर्ड रखता है, तो कनुंगो रिकॉर्ड कीपिंग वाला है। वेरीफाइड लैंड टाइटल्स एंड द टैक्स असेसमेंट। और विलेज हेडमैन को तो लंबरदार महलवारी सिस्टम में पढ़ा भी था हमने, कलेक्टेड रेवेन्यू अंडर दी महलवारी सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड वॉज करेक्ट, फर्स्ट वॉज इनकरेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है। स्थविरवदिन बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज़्म, स्थविरवदिन बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज़्म बोल रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखें, स्थिर मतलब कि स्टेटस को वाले, मतलब ये थेरावाद वाला होगा जो कि ओल्ड वाले को मानते हैं। तो ओल्ड वाला तो महायान थोड़ी हीनयान होता था ना, जो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को मानते थे, तो महायान नहीं हीनयान आएगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। तो यूपीएससी हमेशा यही करता है, बुद्धिज़्म को जैनिज़्म से रिप्लेस कर देगा, महायान को हीनयान से। तो जब भी ये पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना कि महायान था भी या नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये हो जाएगा, थर्ड तो करेक्ट है ही। फिर लोकोत्तर वदिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, लोकोत्तर वदिन सेक्ट है वो ऑफशूट है महासंघिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, तो ये वाला आई गेस सही था, सही है आई मीन। फिर द डाइफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय द महासंघिका फॉस्टर द महायान बुद्धिज़्म, जो डाइफिकेशन है बुद्धा का, बुद्धा को मूर्ति रूप में किसने किया था, बाय द महासंघिका फॉस्टर द महायान बुद्धिज़्म ने फॉस्टर किया था। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड थर्ड दोनों करेक्ट होना चाहिए। 22 देख लेते हैं, हाँ दोनों करेक्ट हैं। तो इसको थोड़ा याद रख लेते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होते रहते हैं इसमें। तो जो स्थविरवदिन है उसी को ही थेरावाद भी बोलते हैं। स्थिर होना मतलब कि क्या, स्टेटस को, स्टेटस को ही स्थविरवदिन बोल देंगे, और ऑल्सो नोन एज थेरावाद। और ये क्या से कहाँ से आता है, हीनयान बुद्धिज़्म, जो ओल्ड वाला जो ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की उनको मानने वाले हीनयान है ना। तो इंडिविजुअल लिबरेशन के ऊपर वो फोकस करते हैं, इंडिविजुअल है वो खुद का लिबरेशन देखेगा, है ना। फिर महासंघिका है, महासंघ बनाने वाले, तो ये संघ बना के क्या करते हैं, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो बुद्धा को ऐसा डिवाइन मानते हैं। लोकोत्तर वदिन सेक्ट इसी इन्हीं का ही है, बुद्धास लोकोत्तर नेचर,
क्या हुआ, ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो ये बुद्धा के ट्रांसेंडेंटल नेचर को वर्शिप करता है। तो लोकोत्तरवादी संघ, तो ऐसे याद रख लेना कि कोई अगर हम लोग संघ बनाएंगे तो उसमें लोग रहते हैं ना, लोग, तो ऐसे याद हो जाएगा हमको कि महासंघिका, बहुत बड़ा संघ बनाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, तो लोकोत्तरवादी सेक्ट महासंघिका का है। ठीक है। और स्थविरवादी महासंघिका स्प्लिट फ्रॉम द लोकोत्तरवाद सबसेक्ट। स्थविरवादी महासंघिका स्प्लिट फ्रॉम इट लोकोत्तरवाद सबसेक्ट। महावास्तु फाउंडेशनल महायान टेक्स्ट, महावास्तु फाउंडेशनल महायान टेक्स्ट है, महायान का है महावास्तु, महायान टेक्स्ट, महायान बुद्धिज्म का टेक्स्ट है महावास्तु। स्थविरवादीन तो देख लिया हमने, महासंघिका स्प्लिट फ्रॉम इट। स्थविरवादीन है वो इसी से ही महासंघिका से ही स्प्लिट होकर बना है, लोकोत्तरवाद है और वो महासंघिका का सबसेक्ट है। ठीक है। फिर विनय पिटाका है, वो तो पाली ने किया था। अच्छा, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन तीनों बीसी में हुआ था, ये वाला एडी में हुआ था, है ना। फिर रावापाका, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। ये बिहार, ये भी बिहार, राजगृह है वो बिहार में है ना, एंड वैशाली है वो भी बिहार में है, पाटलिपुत्र है वो पटना में है, पी से पाटली, पी से पटना। फिर कश्मीर तो कश्मीर में। फिर MSMV में याद रखना, यहाँ पर कौन है, महाकसपा, ऐसा पढ़ता है ना, महाकसपा एंड सबाकमी, मोगालीपुत्र तिस्सा एंड ये वासुमित्र। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी थे, है ना। वासुमित्र के साथ साथ और कौन था, वासुमित्र के साथ अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष। और जब पहला वाला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो वहाँ पे विनय पिटाका एंड सुत्त पिटाका कंपाइल हुआ था। ठीक है। अब एक तो अभिधम पिटाका बचा हुआ, वो थर्ड वाले में, ठीक है, पटना सेशन में अभिधम पिटाका। ठीक है। फिर स्किज्म आता है बुद्धिज़्म में, वो दो है, उसी को आप स्प्लिट कर पाओगे, एक इधर एक इधर, तो वैसे याद रख लेना। तो बिहार वाले में क्या हुआ था, स्थविरवादीन एंड महासंघिका में स्प्लिट हो गया था। ठीक है। महासंघिका से स्प्लिट होके स्थविरवादीन वाले अलग हो गए थे और महासंघिका अलग। ठीक है। एंड फिर कश्मीर वाले सेशन में महायान बुद्धिज़्म एंड हीनयान बुद्धिज़्म ये सब होगा, है ना। विभाषा शास्त्र कंपोज भी हुआ था कश्मीर वाले सेशन में, तो ये याद रख लेना। अब एक बार गो थ्रू हो जाता है यहाँ पर नोट्स में जो भी लिखा हुआ है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, वेन्यू कहाँ पर था, राजगृह, मॉडर्न डे राजगीर, बिहार। किंग वॉज दी, अच्छा ये अकाक वाला नहीं बताया था ना मैंने, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। ठीक है। तो यहाँ पर किंग अजातशत्रु, हरियांका डायनेस्टी। महाकश्यप की आउटकम क्या था, कंपाइलेशन ऑफ द विनय पिटाका। विनय पिटाका में क्या था, मोनास्टिक रूल्स एंड दैट वाज रिसाइटेड बाय द उपाली। ठीक है। विनय उपाली, वी और यू सेम सेम टाइप का है ना, यू के बाद भी आता है वी, तो उसको उल्टा कर देंगे तो वी एंड यू। तो विनय पिटाका किसने, उपाली ने। कंपाइलेशन ऑफ द सुत्त पिटाका, सुत्त मतलब सूत्र करके याद रखना, बुद्धा ने बताया है, बुद्धा की टीचिंग से रिसाइटेड बाय आनंद। तो जैसे ए और बी होता है तो उसी को बी एंड ए याद रखना। बी से क्या है, बुद्धा की सुत्त पिटाका, अच्छा ऐसा करके यू एंड वी रखा था ना, एस एन ए है, एस एन ए करके याद रखना पड़ेगा इसको, ए एंड बी नहीं। तो सुत्त पिटाका, सुत्त है एंड ए है, सुत्त पिटाका एंड ए, और यहाँ पर क्या है, विनय पिटाका एंड यू, उपाली। तो वी एंड यू है, एस एंड ए है। तो एस से क्या है, सुत्त पिटाका, सुत्त पिटाका इस बुद्धा की टीचिंग्स है जो कि रिसाइट किया किसने, आनंद ने, आनंद ने रिसाइट किया है बुद्धा की टीचिंग्स को। फिर एम क्या किया गया कि बुद्धा की टीचिंग्स है उसको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण इज डेथ। ठीक। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी 383 BC में, उसकी वेन्यू है वैशाली, बिहार। किंग कालाशोक है, शिशुनाग डायनेस्टी, और इसके प्रेसिडेंट है सबाकमी, सबाकमी ये। फिर की आउटकम क्या था, एड्रेस्ड द डिस्प्यूट्स और द मोनास्टिक प्रैक्टिसेस में जो डिस्प्यूट थे, हैंडलिंग मनी ये सब। तो फर्स्ट मेजर स्किज्म 2 में ही हुआ, दो को ही स्प्लिट कर पाएंगे, एक तो स्थविरवाद, स्थिरवादीन ऑर्थोडॉक्स, लेटर यही थेरावाद भी कहलाता है। ठीक है। तो इस स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करेंगे। एंड दूसरा है महासंघिका जो कि लिबरल था, प्रिकर्सर टू दी महायान, महायान से पहले वाला बोल सकते हैं महासंघिका, बाद में यही महासंघिका महायान को और स्प्लिट करते हुए आएगा। ठीक है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, वेन्यू कहाँ पर थी इसकी,
पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना। पैटर्न कौन थे? एम्परर अशोक, मौर्य डायनेस्टी के थे ये। प्रेसिडेंट मोगालीपुत्र तिस्सा। फिर की आउटकम्स, पर्स्ड करप्ट मॉन्क्स एंड रीअफर्म्ड ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स, कंपाइल्ड अभिधम पिटाका फिलोसॉफिकल एनालिसिस। पर्स्ड करप्ट मॉन्क्स एंड रीअफर्म्ड ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स कंपाइल किया गया, मैंने बताया था फर्स्ट में सुत्तन विनय, थर्ड वाले में अभिधम पिटाका। जो अभिधम पिटाका है वो फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, और थर्ड कथावत्थु टू रिफ्यूट हेरेसिस, पता नहीं क्या लोग है, डिस्पैच्ड मिशनरीज। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो मिशनरीज हैं उनको भेजा गया कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करें, और इनमें थे महिंद कौन थे? महिंद या फिर महेंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। कौन थे ये? अशोक के सन थे, ठीक है। उनको श्रीलंका भेजा गया था बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट सेंचुरी सी, यही वाला फोर्थ वाला ही बस सी में हुआ था, बाकी सब BC में हुआ था, ठीक। वेन्यू कहाँ पर थी? कश्मीर। किंग कनिष्क कुषाण एम्पायर के थे। वासुमित्र, महायान एंड अश्वघोष, ठीक है। महायान को फॉलो करते थे ना, वासुमित्र वो है। क्या आउटकम क्या था? फॉर्मलाइज किया गया महायान बुद्धिज़्म को, फॉर्मलाइज किया गया था। महायान जो हम लोग याद रखते हैं, महायान है ना, जो कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ था, तिब्बत, चाइना, ये सब, ठीक है। फॉर्मलाइज महायान बुद्धिज़्म, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया। कमेंट्री विभाषा शास्त्र वॉज कंपोज्ड, विभाषा शास्त्र है वो कंपोज किया गया। कमेंट्री है वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इससे पहले और कोई कमेंट्री कहीं पर भी नहीं कंपाइल की गई थी, यहीं पर ही विभाषा शास्त्र है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल की गई थी, तो इसको याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हम इसको क्यों कर रहे हैं, इधर से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली explains the impact of the industrial revolution on India during the first half of the 19th century। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के ऊपर ड्यूरिंग दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ। तो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा? 1801 से 1850 तक का, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, हाँ ये तो हुआ ही था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स तो रूइन होंगे ही ना, अगर यूरोप का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण मशीन मेड गुड्स है वो पूरा फ्लडेड हो जाएंगे इंडियन मार्केट्स में, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है दे विल रूइंड। फिर मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। इंडिया में थोड़ी ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, यूरोप में चल रहा था। फिर रेलवे लाइन्स वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहला रेलवे लाइन कब बना था? 1853 में। तो पहला जब इसके बाद वाले रेंज में आया था, तो बाकी तो रेलवे लाइन, बहुत सारे रेलवे लाइन तो बाद में ही बने होंगे ना, बाद में ही एक्सपांड किया गया होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर के ऊपर उन लोग हैवी ड्यूटीज़ लगाएंगे ब्रिटिशर्स अपने खुद के ऊपर? नहीं, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इन इवेंट्स को कंसिडर करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, सबसे पहले क्या हुआ था उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या हुआ था? राइज ऑफ द प्रतिहार अंडर द किंग भोज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पल्लव पावर अंडर द महेंद्रवर्मन वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर बाय द परंतका, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला। ठीक है, लेट मी अरेंज दिस। तो सेकेंड थर्ड में से कौन सा पहले था हुआ होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव रूलर अंडर महेंद्रवर्मन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय द परंतका चोल, ये सब तो बाद में आए थे ना, काफ़ी बाद में आए थे। पल्लव तो पहले से भी थे, पल्लव को रिप्लेस करके तो बाद में फिर चोला लोग आएंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर द महेंद्रवर्मन सेकेंड पहले होना चाहिए, तो ये गया। फर्स्ट एंड फोर में से क्या पहले होना चाहिए? फर्स्ट एंड फोर। तो राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज एंड पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला। आई गेस पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द गोपाला पहले हुआ था, फिर प्रतिहार है वो तो बाद में आए थे। तो सेकेंड वन, देन फोर, फिर थर्ड, ए के साथ आता है। मुझे सेंचुरी एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लेते हैं कहाँ है। सेकेंड 413 गलत मार दिया क्या हमने? सेकेंड 413 ओके, ये पहले हुआ था। सेकेंड 413, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड 4 यही तो मार्क कर रही थी मैं, 1 और 4 में से।
अच्छा, हमने मार्क करने में गलत कर दिया शायद। पल्लव पावर ये महेंद्र वर्मन, फिर 1 और 4 में से 4 पहले हुआ था ना, तो सेकेंड 4 1 3। ओके, वाह क्या सिली मिस्टेक किया है हमने। ठीक है, अब चलो याद कर लेते हैं। तो जो पल्लव पावर थे महेंद्र वर्मन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे थे ना इधर, नरेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये सब। तो पल्लव पावर है अंडर महेंद्र वर्मन 7th सेंचुरी अर्ली वाले के टाइम पे थे। फिर पाला डायनेस्टी 7 से 12th सेंचुरी तक का था गोपाला। तो पहले पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन, फिर पाला फाउंडेड बाय द गोपाला, फिर राइज ऑफ प्रतिहार अंडर द मिहिर भोज, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर परंतका चोल। अगर इनमें से भी कुछ याद नहीं हुआ जा रहा है ना, तो बस ये याद रख लेना कि महेंद्र वर्मन है वो पल्लव रूलर के थे, गोपाला है वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, और मिहिर भोज है वो गुर्जर प्रतिहार वाले डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। चोला परंतका 1 है वो चोल डायनेस्टी के। बस इतना से काफ़ी है, और कभी क्वेश्चन कुछ आ गया तो बन जाएगा, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर टू इन द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड में रिफर किया जाता था, जनरली बोल रहा है हुंडी। पहला, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट। तो हुंडी, हुंडी से क्यों बोलेंगे, वो तो कुछ हुंकार वंकार ऐसा कुछ होना चाहिए तभी ना अपने एडवाइजरी, तो ये तो नहीं लग रहा। अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर द डेली अकाउंट, डेली अकाउंट के लिए डायरी मेंटेन करेंगे, हुंडी में तो नहीं करेंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, यही एकदम अलग सा ऑप्शन दिख रहा है। एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट, फ्यूडल लॉर्ड है अपने सबऑर्डिनेट को कुछ करेगा, क्या ऑर्डर बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है हुंडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू दी बुक देसर कथा, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। देसर कथा लिखा किसने, रिटर्न बाय दी साखाराम गणेश देवस्कर। अब ये वाला चीज़ फैक्ट है वो याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी ये पक्का पूछ सकता है, देसर कथा रिटर्न बाय, तो साखाराम गणेश देवस्कर, गणेश देवस्कर। देवस्कर और देसर कथा थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा था मुझे, तो मुझे तो ऐसे याद हो गया। देसर कथा रिटर्न बाय दी साखाराम गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे लिखा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो ये वार्न करता है जो कॉलोनियल स्टेट का हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। तो देखो पहली बात, हाँ कॉलोनियल स्टेट के बारे में वार्निंग कर रहा है ना, तो थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हुआ होगा, बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, वार्न कर रहा था मतलब कि कुछ बता रहा था होगा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कॉलोनियल स्टेट का, तो ये तो सही होना चाहिए। और दूसरा भी देखो, लैंग्वेज को देखो, ये हम अपने लैंग्वेज में ऐसा तो नहीं सोचते हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट है, ये सब बुकिस लैंग्वेज है, और बुकिस लैंग्वेज तभी यूज़ करेगा यूपीएससी जब उसने तुरंत ही मतलब बुक से ही उठाया हुआ है ना, चेरी पिक किया हुआ है उस स्टेटमेंट को। दिस इज करेक्ट इसलिए। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोल्क सॉन्ग्स, इंस्पायर किया था। अब ये भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि इंस्पायर किस कैसे बोल रहे हैं, कि थोड़ा सा भी अगर इंस्पायर हो गया होगा, स्ट्रीट प्ले फोल्क सॉन्ग कुछ भी थीम वगैरह पिकअप कर लिया गया होगा स्वदेशी स्ट्रीट में देसर कथा बुक से, तो फिर होगा, हो जाएगा ये तो सही। तो सेकंड विल ऑल्सो भी करेक्ट। थर्ड क्या बोला, द यूज ऑफ देश बाई देवस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। देश सिर्फ बंगाल के लिए थोड़ी यूज़ करेंगे, कंट्री तो फिर कंट्री होना चाहिए ना इंग्लिश इसका, तो सिर्फ बंगाल के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं था, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट, थर्ड विल बी रॉन्ग। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में, है ना, और मोर स्पेसिफिकली मार्च में हुआ था। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चूज करना है। इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्या क्या इंक्लूडेड था, इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ तभी तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं एज अ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो फर्स्ट तो सही है। विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, तो इस टाइम पे सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट चल रहा था 1930 में, है ना। विड्रॉल करने की बात की गई थी ऑर्डिनेंस को, जो भी प्रोमलगेट किया गया था सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के में, तो हाँ ब्रिटिशर्स को बोला गया था कि आप विदड्रॉ करोगे जो भी ऑर्डिनेंसेस उन्होंने प्रोमलगेट किए। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इरविन ने कि वो जो भी इंक्वायरी होगी पुलिस ने कहाँ कहाँ पे एक्सेसेस किए, तो ये तो नहीं था। फिर रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद द वायलेंस, उन्हीं प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की गई जिनके ऊपर चार्ज नहीं था वायलेंस का, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर विल बी द करेक्ट। ठीक है, अगला
The Vital Vidwansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by. तो किसने किया था पब्लिश? अनटचेबल के लिए था ये फर्स्ट मंथली जर्नल था जो अनटचेबल पीपल उनके टारगेट ऑडियंस थे। गोपाल बाबा वालंकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। अब देखो इन तीनों बहुत ही कॉमन है, हम यूजुअली इनके बारे में पढ़ते रहते हैं और अनटचेबल के बारे में अंबेडकर जी ने जो जो भी लिखा है उसके बारे में हमको पता रहता है और गांधी जी ने जो भी किया है वो भी हमको पता रहता है। तो इन दोनों ने किया होगा तो पता चल ही जाता, हमने पढ़ा ही होता। ज्योतिबा फुले ने भी जो स्पेसिफिकली काम किया था वो वुमेन स्पेसिफिक ज़्यादा था, अनटचेबल से तो उतना रिलेटेड था नहीं, मतलब थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अब हुआ भी रहता तो पता चल जाता हमको, क्योंकि हम तीनों के बारे में बायोग्राफी उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में पढ़ते ही रहता है। बट गोपाल बाबा वालंकर इनके बारे में हम यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है ऑड वन आउट के थ्रू ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। तो ट्रस्ट करना है अपने नॉलेज के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है बाकी तीनों और एक एकदम ही अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, तो चौथा वाले ही होगा जो आंसर होगा। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म कुल्य वाप, द्रोण वाप डिनोट वाप। अब जैसे भी ऐसे टर्म है ना तो उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट करके देखना, उसी से ही ना आ जाता है मैक्सिमम टाइम आंसर। तो कुल्य वाप, द्रोण वाप, वाप माप है ना, तो मेजरमेंट हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ द लैंड। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, कॉइन का नाम तो नहीं लग रहा है, कॉइन का नाम तो हमेशा टंका ऐसा ऐसा कुछ कुछ, निस्का कनिष्का, कनिष्का तो नहीं, निस्का ये सब रखा जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अब देखो लैंड दो बार है तो या तो इन दोनों में आंसर होना चाहिए या तो इन दोनों में। अब इन दोनों तक कोई मैच ही नहीं है, कॉइन तो नहीं होना चाहिए। रिलीजियस रिचुअल ऐसा थोड़ी रहता है, कुलवाप हो तो अलग ही रहता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन तो नहीं लग रहा, वाप से माप हो सकता है, तो दिस इज मोर क्लोजर, है ना, तो वो हो जाएगा आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन से किस रूलर ने अपने सब्जेक्ट्स को क्या किया था, एडवाइस दिया था। whoever whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। तो जो भी अपने रिलीजियस सेक्ट को प्रेज कर रहा है, अपने रिलीजियस सेक्ट को, और ब्लेम कर रहा है बाकी दूसरे सेक्ट को, आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू अपने सेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो डिवोटेड है, इसलिए बाकी रिलीजियस सेक्ट को क्या कर रहा है, वो ब्लेम कर रहा है। विथ व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग ओन सेक्ट, अपने सेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए दूसरे के सेक्ट को क्या कर रहा है, इंजरी कर रहा है। और तो फिर क्या कर रहा है, ही रादर इंजरीज हिज ओन सेक्ट, तो ये करते हुए वो अपने खुद के सेक्ट को ही इंजरी कर रहा है वेरी सीवियरली। किसने बोला था ये, तो सेक्ट वगैरह के बारे में बात चल रही है, समुद्रगुप्त होगा नहीं, हर्षवर्धन ने भी किया नहीं था, कृष्णदेवराय ने भी नहीं किया था, अशोका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन देख सकते हैं, कॉमन तो नहीं बोलेंगे, नहीं ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, और तो कोई है नहीं, चलो फिर। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिता, परमिता के बारे में डिस्क्रिप्शन बताना है, कौन सा सही है। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन अफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है, वो रहा। फिर फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, वेदा की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, वो स्कूल है, वो रहा। तो वो तो अलग है ना, जो फिलोसॉफिकल स्कूल जो वेदा की अथॉरिटी नहीं मानते हैं वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो इनको हम बोलते हैं नास्तिक स्कूल के। और नास्तिक स्कूल में कौन कौन से आते हैं, चारवाक फिलोसॉफी आती है जिसमें लोकायतवाद ये भी होता है ना, और बुद्धिज़्म जैनिज़्म भी आते हैं, तो दिस इज़ डिफरेंट, तो ये तो अलग ही है, परमिता नहीं है ये। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, और पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया। मर्चेंट तो नहीं लग रहा है नाम से, परमिता बोल रहा है ना, ये तो श्रेष्ठी ये वाला है ना, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अर्लिस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन अफोरेटिक सूत्रा स्टाइल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। परमिता इसका तो नहीं लग रहा धर्मशास्त्र टाइप। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ पे
इनका अटेनमेंट करना, तो परमिता लग रहा है कि है ना। तो इन दोनों में से आके फंस सकता है, इसके बाद कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट उसको चूज़ करना जो थोड़ा सा ज़्यादा सिमिलर साउंड करे। धर्मशास्त्र टाइप का तो नहीं लग रहा, कुछ अथॉरिटेटिव वर्ड तो नहीं लग रहा है परमिता। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दी रखमबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा था? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी किसकी है सही होने की? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और क्योंकि ये हमको भी नहीं पता, हमने कभी सुना भी नहीं है कॉन्जुगल राइट क्या होता है, रेस्टिट्यूशन तो चलो थोड़ा बहुत पता भी होगा। तो ये खुद से सोचने वाला चीज़ तो नहीं है, एग्जामिनर खुद से नहीं सोच सकता, ठीक है। वरना बिना सोचे हम ऐसे क्या सोच सकते हैं कि विडो रीमैरिज, ऐसे ऐसे वर्ड ही आता है हमारे पास, ऐसा तो नहीं आता कॉन्जुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन करना। तो दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। थर्ड तो होना ही चाहिए, तो ये गया। और फिर रखमबाई केस किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था, मतलब कि ये कुछ स्पेसिफिक ही था, होगा ना, केस तो स्पेसिफिक होता है, इन जनरल तो होगा नहीं, है ना। तो तीनों तो नहीं होगा, ये भी पता चल गया। 1 और 2 में से कोई एक होना चाहिए। वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन या एज ऑफ कंसेंट, तो कॉन्जुगल राइट बोल रहा है, तो इससे ज़्यादा मैच वाला तो एज ऑफ कंसेंट ही है, कि कंसेंट का एज होना चाहिए, है ना। कॉन्जुगल राइट से मतलब कि इसका हिंदी में यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आपके क्वेश्चन पेपर में होगा तो उससे थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि वो मैरिज वाला रिलेटेड कुछ था। तो एज ऑफ कंसेंट वॉज द करेक्ट, 1 है वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा हिंदी वगैरह को भी देखते हुए चलना, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। इंडिगो कल्टिवेशन है वो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में डिक्लाइन हो गया, क्यों, क्या रीज़न था इसका? पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ द प्लांटर्स का ऑपरेसिव कंडक्ट के कारण वो लोग डिक्लाइन कर दिए इंडिगो कल्टिवेशन, नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन। हाँ, ये पॉसिबल है कि न्यू इन्वेंशन हो गए थे, तो जो वर्ल्ड मार्केट में इंडिगो कल्टिवेशन वो अनप्रॉफिटेबल हो गया था, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। फिर नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ द इंडिगो के कल्टिवेशन को अपोज कर रहे थे नेशनल लीडर्स, दिस इज़ नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ये भी नहीं है करेक्ट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जेन्युइन रीज़न लग रहा है ये। फिर वेलेसिली established फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, वेलेसिली ने इस्टाब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, क्यों इस्टाब्लिश किया था? ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द लंदन टू डू सो, नहीं, ये नहीं था। ही वॉन्टेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन द ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, इतने अच्छे नहीं थे भाई ब्रिटिशर्स। फिर सी क्या बोला, ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट विद द एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पूरा कॉलेज ही थोड़ी खोल देंगे, इस्टाब्लिश थोड़ी कर देंगे, उन्हीं को पर्सनली हेल्प कर देते हैं ना। ही वॉन्टेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, दैट वॉज द मेन रीज़न, क्योंकि ब्रिटिश जो सिविलियंस थे उनको वो ट्रेन कर रहे थे, तब जाके मतलब वो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर सके ईजिली, इसलिए वो फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता खोलेंगे, ठीक है। तो वेलेसिली ने इस्टाब्लिश किया था, इसको फैक्ट की तरह भी याद रखना, मैंने तो ऐसे याद रखा था, वेल है ना सब फोर्ट विलियम में, तो वेल से वेलेसिली, है ना सब फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक। फिर विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, कौन से इवेंट का है ये उलगुलन? रिवॉल्ट ऑफ 1857, नहीं, इसको तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे, दिस इज नॉट करेक्ट। मापिला रिबिलियन, इंडिगो रिवॉल्ट, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, ये सब है। तो मापिला रिवॉल्ट है तो इसको तो नहीं बोलते हैं, मापिला को उलगुलन नहीं बोलता है। इंडिगो रिवॉल्ट नहीं, इंडिगो को नील विद्रोह ये सब बोलते हैं, तो ये नहीं बोलते। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट 1899 टू 1900, यस उलगुलन, मैंने तो ऐसे याद रखा था कि 20 मुंडा है उनको उलगुलन करके याद रख लेना, ग्रेट टुमुल्ट, तो ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्कॉलर्स लिटरेचर के रेफरेंस में हमको सोचना है एंशिएंट इंडिया के कौन सा इनमें से करेक्ट है। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंग, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धना, कालिदास इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त टू। तो देखो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे C2 जो हम लोग पढ़ते हैं उनके टाइम पे नवरत्ना थे ना,
तो नवरत्ना में तो कालिदास तो थे, तो थर्ड तो करेक्ट है ना, ये रॉन्ग हो गया। फिर पाणिनि है, उन्होंने अष्टाध्याय लिखा है। पुष्यमित्र शुंग, तो पाणिनि और इनका एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंग, तो इसके बारे में तो कोई नॉलेज है नहीं। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, अमर सिम्हा तो किसी के कोर्ट पोएट था ना, अमर सिम्हा, तो हर्षवर्धन के कोर्ट में तो नहीं थे, ये तो पता ही है। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, सिर्फ थर्ड ओनली बस करेक्ट है। अब इसको पढ़ लेते हैं। 36 नंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ बुक का नाम भी दिया हुआ है, इसको भी याद कर लेते हैं। देसर कथा तो हमने याद रख लिया था, साखाराम गणेश देवस्कर ने, और उन्होंने देसर कथा के साथ साथ राजा शिवाजी भी लिखा है, तो याद रखना महाराष्ट्र के ही है शिवाजी और महाराष्ट्र के ही है देवस्कर, तो उन्होंने लिखा है 1904 में। ठीक, फिर देसर कथा इज ऑलमोस्ट रिनाउंड वर्क साखाराम गणेश देवस्कर, ऑथर राजा शिवाजी, सेलिब्रेटेड शिवाजी लेगेसी। उसके फिर आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो किसने लिखा है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंट्रोड्यूस्ड दी वंदे मातरम, इसी में ही लिखा था उन्होंने वंदे मातरम को। और रैलिंग क्राई फॉर दी नेशनलिस्ट, डिपिक्टेड दी सन्यासी रेबेलियन। तो जो आनंद मठ है उसको लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसी के अंदर वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। और ये जो आनंद मठ है वो किसके बारे में बता रहा है? सन्यासी रेबेलियन के बारे में। तो मैंने जैसे याद रखा है कि संन्यास लेने के बाद आनंद ही आनंद है, तो सन्यासी रेबेलियन अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो इंडिया से जो मतलब वेल्थ ड्रेन हो रहा है, ड्रेन थ्योरी वो पता था, तो एक्सपोज ब्रिटिश का इकोनॉमिक ड्रेन फ्रॉम इंडिया थ्रू दी ड्रेन थ्योरी। फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्ता ने लिखा है, इन्होंने भी इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसका। फिर हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, ठीक है। फिर गोरा किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है गोरा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे कि गोरा का टैग लगा दिया टैगोर ने, गोरा का टैग लगा दिया टैगोर ने, तो गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। explored nationalism, identity and social reform through the lens of the fictional protagonist. Then गुलामगिरी, हम गुलाम नहीं करेंगे ज्योतिराव फुले करके याद रख लेना गुलामगिरी। और कुछ तरीका क्या है? ज्योति गुलाम नहीं है ऐसे करके याद रख लेना। तो नहीं, ये भी याद रख सकते कि ज्योति को गुलामों वाला काम कर रहा है तो वो मुँह फुला के बैठ गई, तो ज्योतिराव फुले से याद हो जाएगा गुलामगिरी। कंडेम्ड कास्ट ऑपरेशन एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, एडवोकेटिंग फॉर दी सोशल जस्टिस। तो ज्योतिराव फुले हैं उन्होंने क्या के लिए काम किया है? कास्ट ऑपरेशन को कंडेम किया और एडवोकेट किया सोशल जस्टिस, ठीक। और कुछ था क्या इसमें याद रखने लायक? नहीं। हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी। हमारा मेन क्वेश्चन का था ये वाला, तो 27 नहीं था, ये पढ़ना था क्या? नहीं। गांधी इरविन पैक्ट, गोपाल बाबा वलंकर, तो इसमें क्या क्या याद रखना था? विताल विध्वंसक लिखा है गोपाल बाबा वलंकर ने, महार सोशल रिफॉर्मर के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। फिर इसमें और कुछ है, जैसे ज्योतिबा फुले ने क्या क्या लिखा हुआ है? तो तृतीय रत्न लिखा है ज्योतिबा फुले ने, किसके लिए है? प्ले प्रमोटिंग एजुकेशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, तो तृतीय रत्न। फिर क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मणाचे कसाब, ये ब्राह्मण डोमिनेंस को क्रिटिक कर रहे हैं, ब्राह्मणाचे कसाब। फिर गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। फिर क्या लिखा है यार? शेतकरायाचा अशुद्ध, तो फार्मर राइट्स कल्टिवेटर, अच्छा जो शेतकार रहते थे फार्मर राइट्स उसको क्रिटिक है। फिर सार्वजनिक सत्य धर्म पूसक, तो ज्योतिबा फुले है, इनका कुछ है याद रखना। तृतीय रत्न ब्राह्मणाचे कसाब,
गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असूत, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक। ओके। फिर असत्य शोधक समाज भी उन्होंने फाउंड किया था। फिर महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज तो हमने पढ़ाई, हिंदू इंडियन होम रूल भी बोलते हैं, हिंद स्वराज इंडियन होम रूल। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये तो पढ़ा ही हुआ था। फिर सत्याग्रह साउथ अफ्रीका का। फिर यंग इंडिया, ये सब तो उनका वो जर्नल था ना, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या क्या लिखा था? एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि बहुत फेमस है। फिर प्रॉब्लम ऑफ रूपी। फिर हु वर शूद्रास, कौन शूद्र है, ये भी लिखा उन्होंने। फिर अनटचेबल्स। फिर पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। और बुद्धा एंड हिज धम्म, ये सब अम्बेडकर जी ने लिखा है। अम्बेडकर के बारे में हम पढ़ते थे कि उन्होंने न्यू बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था, तो बुद्धा एंड हिज धम्म के बारे में लिखा होगा, तो ये भी है। फिर अम्बेडकर है वो क्या क्या लिखे थे, मतलब जर्नल्स वगैरह, तो मूक नायक, लीडर्स ऑफ द म्यूट। फिर बहिष्कृत भारत, समता जनता, तो बहिष्कृत भारत, समता जनता। कुलवाप, अच्छा ये सब मेजरमेंट गुप्ता पीरियड, यार क्वेश्चन पे नहीं देख रहे थे हम, कौन सा देख रहे थे? अशोक, ये वाला भी कर लिया था हमने। इनमें भी कुछ कुछ याद रख लेते हैं। जो रॉक एडिक्ट्स है ना, मेजर रॉक एडिक्ट, उनमें से सबसे पहला वाला था ना, उसमें अशोक ने बोला था कि बैन ऑन दी एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन, और जो स्लॉटर है, फेस्टिव स्लॉटर पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। फिर सेकेंड वाला जो रॉक एडिक्ट था, मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स की बात की गई थी, और कुछ जो साउथ इंडियन किंगडम्स हैं उनके बारे में मेंशन था, जैसे चोला पांड्या। फिर फिफ्थ वाले में अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामात्रास, तो मैंने डिस्कस याद रखा था कि 5 धर्म महामात्रास को अपॉइंट किया था। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रास, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स। फिर 5 6 7 7 है, तो साथ साथ रहना है तो टॉलरेंस करना होगा, तो टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन वेलफेयर मेजर्स फॉर दी नेबरिंग किंगडम्स। फिर 10 11 12 13 है, ये तो कलिंग वॉर से रिलेटेड था, तो रिमोर्स आफ्टर द कलिंग वॉर मेंशंस, ग्रीक किंग के बारे में भी मेंशन है, तो 1 2 को याद रखना, 5th को याद रखना, 7 को याद रखना, 13 कलिंग वॉर, साथ साथ रहना है तो टॉलरेंस। 5th है धर्म महामात्रा। सेकेंड वाला क्या था? वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन, 2 से याद रखना, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। एंड फर्स्ट वाला एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन, एंड जो फेस्टिव स्लॉटर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक। फिर अटेनमेंट ऑफ बुद्धिसत्वा, ये सब परमिता था। रखम भाई केस था, वो किसके अलॉन्ग था? ये था, ठीक है, शारदा एक्ट हम लोग पढ़ते हैं 1929, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन के लिए था, जहाँ पे गर्ल्स का एज 14 ईयर एंड जो बॉयज़ है उनका एज 18 ईयर रिस्ट्रिक्ट किया गया था। फिर एज ऑफ कंसेंट 1891, रखम भाई केस। फिर हिंदू विडो री मैरिज 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हिंदू विडो है उनका री मैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बंगाल सती रेवोल्यूशन के लिए तो राजा राममोहन राय को याद किया जाता है ना। फिर इंडिगो वाला भी कर लिया था। फर्स्ट आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल डाई का इन्वेंशन हुआ था, यही पढ़ रहे थे ना लोग, तो वही था। विलियम हेनरी पर्किन एक्सीडेंटली सिंथेसाइज्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल डाई। फिर और कौन सा था? फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज, जहाँ पर वो ब्रिटिश सिविलियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए क्या कर रहे थे? ट्रेन कर रहे थे। फिर उलगुलन, ये पढ़ लिया था, बिरसा मुंडा वाला। मापिला मालाबार रीजन में हुआ था, मापिला रिवॉल्ट मालाबार रीजन, इसको याद रखना, ठीक है। इस साइड वाला कोरोमंडल बोलते हैं, इसको मालाबार रीजन, तो मापिला रिवॉल्ट हुआ था वो मालाबार रीजन में, मोर स्पेसिफिकली केरला, मुस्लिम रिवॉल्ट था, 1921 में हुआ था। फिर पाणिनि, हाँ हमको ये पढ़ना था बेसिकली। अमर सिम्हा, ऑथर ऑफ द अमर कोश, अमर कोश के ऑथर हैं अमर सिम्हा। अमर सिम्हा ने लिखा है अमर कोश, जो कि संस्कृत लेक्सिकन है। वन ऑफ द 9 जेम्स इन द चंद्रगुप्त टू के ही कोर्ट में थे अमर सिम्हा भी। और पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, संस्कृत ग्रामरियन थे पाणिनि, है ना। और कुछ था क्या? अमर सिम्हा तो देख लिया, अमर कोश। कालिदास थे, वो किसकी कोर्ट में थे? कालिदास नवरत्न थे ना, एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त टू। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा है, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 37th,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट, अरे यार ये वाला पेन यूज नहीं करते, ये करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट एडवांसेस इन द ह्यूमन, क्या लिखा हुआ है इधर से देख लेते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ओके, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो ये तो हमको पता है, अगर ये वाली टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो पता होगा। इसमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कब करते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया है मदर के एग का, वो क्या हो जाता है, सही नहीं होता, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज हो जाती है। तो उसमें दो ऑप्शन है रहता है कि या तो एक बार आप फ्यूज़ हो गया होगा न्यूक्लियस, उसके बाद करा लो, या फिर पहले ही न्यूक्लियस को निकाल लो फिर फर्टिलाइजेशन कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या हो रहा होगा, इज यूज फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन द इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये तो नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम सेल इनटू फंक्शनल एम्ब्रायो, स्टेम सेल का कोई है नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन द ऑफस्प्रिंग, यस, इसीलिए किया जा रहा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो ये था, इसको साइंस एंड टेक में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है। फिर विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन दी इंडस्ट्रियल यूनिट में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकता है, यस कर सकता है, यही क्यों नहीं कर सकता। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है, यस कर सकता है। डिसीज डायग्नोसिस, यस कर सकता है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, हाँ, टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्जन कर सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब कर सकता है। बट यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था ये वाला नहीं कर सकता बोला था, सेकंड वाला हटा दिया था उसने, तो ये वाला आंसर दिया था। बट हमको पता है, हम एआई को यूज़ करते भी है, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग्स ये सब यूज़ कर सकते हैं एआई के थ्रू, हम मतलब एआई से ये सब काम करवाते हैं। और अभी देखो कितने सारे रील्स वगैरह हैं वो एआई जनरेटेड ही है, तो सारे शॉर्ट स्टोरी सॉन्ग्स भी, एक चैनल तो मैंने खुद ही भेजा था अपनी फ्रेंड को, वहाँ पर सारे सॉन्ग्स एआई सॉन्ग्स हैं। मैंने जब उसको भेजा था तो उसको बिल्कुल भी मतलब लगा ही नहीं था कि ये एआई सॉन्ग्स है। शुरू में लिरिक्स मैंने बताया था कि हाँ ये एआई जनरेटेड, बट जो गा रहा था या गा रही थी वो भी एआई जनरेटेड ही था। बट दैट वाज टू गुड, सारे सॉन्ग्स उस चैनल के इतने अच्छे अच्छे ना, एंड कुछ सॉन्ग्स तो मैंने भी उनको रिकमेंड किए थे तो उसने बनाए भी थे, बस दैट ग्रेट, पता ही नहीं चलता है, बढ़िया था। तो सब कर सकते हैं, है ना। फिर विथ रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, लाइट से कम्युनिकेशन वाले के बारे में बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। स्टेटमेंट देख के देखो, मतलब ऑप्शंस देखो, एक ही गलत हो सकता है, तो कौन सा एक गलत है वो चूज़ करना है अपने को, सही ढूंढने में ज़्यादा रिस्की है ना। तो जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 नैनोमीटर, ठीक है, एक रेंज दी गई हुई है, और वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बोल रहा है, तो ये तो सही ही होगा, बस रेंज है, ये देखना पड़ेगा कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। वीएलसी इज नॉन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन तो नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग रेंज नहीं होगी, शॉर्ट रेंज होगी, है ना। लॉन्ग रेंज तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहता है, वो सब लॉन्ग रेंज रहता है, ये नहीं रहता भाई विजिबल लाइट वाला। कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, तो अगर ये ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र कर पा रहा है डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ भी है वो शॉर्ट रेंज वाला रहता है ना, तो ये उसी का ही है मॉडिफिकेशन वीएलसी, बट ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट। वीएलसी हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हाँ इंटरफेरेंस नहीं होगा तभी तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा ना, अदरवाइज जो वेव्स है उनके बीच में इंटरफेरेंस आ जाएगा तो कैसे सही होगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी सही होगा, यही वाला है वो गलत है, लॉन्ग रेंज नहीं शॉर्ट रेंज आएगा, तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, सेकेंड विल बी रॉन्ग। फिर अगला, विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। इट इज़ द पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कैन कंट्रोल, यस, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। The structure and design of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का डेटा रख सकते हैं, नहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ना उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें डेटा स्टोर की जा सकती है, तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का नहीं, सेकेंड इज रॉन्ग।
फिर एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। हाँ, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कर सकते हो, तभी तो न्यू जनरेशन का टेक्नोलॉजी है ना। फर्स्ट एंड थर्ड वर वेरी करेक्ट। फिर अगला, विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनोट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या किया जा सकता है कार्बन नैनोट्यूब से? करेक्ट पूछ रहा है। दे कैन बी यूज एज कैरियर ऑफ द ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी में कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर द इंजरीड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब देखो, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी क्या होती है? एकदम पतले पतले जो नस वेन्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है, वो भी इंजरीड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दैट इज़ वेरी मतलब प्रिसाइज चाहिए इसमें। तो अगर ये पता है तो ठीक है, अदरवाइज तो सभी सही मार्क करके आना। तो एग्जाम हॉल में तो सही मार्क करके आना, अगर नहीं ही पता है तो। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, तो यस करेक्ट। फिर कार्बन नैनोट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल, यस ओके। तो यहाँ पे इसको हम इस चीज़ से भी डाउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो रहने वाला, ब्लड जाने वाला, तो बॉडी भी क्या करती है, इम्यून रेजिस्ट करती है ना, इम्यूनिटी है वो रेजिस्ट करती है, तो इम्यून रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो बहुत रिस्की है अगर वो ह्यूमन बॉडी में कैपिलरीज का बना दिए तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सब चारों के चारों सही मार्क करके आ जाना, एक ही गलत होगा। और फिर अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे बताना है विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन को यूज़ करते हुए कौन सी एक्टिविटी सक्सेसफुली किया जा सकता है प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप फील्ड, हाँ क्यों नहीं स्प्रे कर सकते, पेस्टिसाइड को ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, हाँ कर सकते हैं। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पॉटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, सब कर सकते हैं, ठीक है। Where the experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of a equilateral triangle. Equilateral triangle किसको बोलते हैं? जिनके दो साइड्स इक्वल हो, इस शेप में है। दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन किलोमीटर की साइड्स है इसकी, 1 मिलियन किलोमीटर साइड्स। फिर विथ लेजर साइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, लेजर है वो क्राफ्ट के बीच में साइन कर रहा है। द एक्सपेरिमेंट इज क्वेश्चन रेफर्स टू वॉयाजर 2, न्यू हॉरिजॉन्स, फिर लाइजा, पाथफाइंडर, फिर इवॉल्व लाइजा। तो देखो लाइजा इन्हीं दोनों में से होना चाहिए, अब कौन सा होगा? पाथफाइंडर टाइप का तो नहीं लग रहा कुछ पाथफाइंड करे, इवॉल्व लाइजा ही है, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बाकी वॉयाजर क्या है, इन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो स्पेस की जो मिशंस है। तो ये जो वॉयाजर मिशन है वो नासा का है, और इसको इसलिए याद रखना, फर्स्ट एंड ओनली स्पेस क्राफ्ट है जो विजिट करने वाला है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मतलब कि गैस लाइक बॉडीज जो है ना, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके बाद वाली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब में वयास करने वाला है। वयास मतलब कि सफ़र भी बोलते हैं ना, तो वयाजर टू है, वो नासा का प्रोग्राम है। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, या फिर ऐसी क्रोनोलॉजी में याद रख लेना। न्यू हॉरिजॉन है वो नासा का ही मिशन है। प्लूटो, अब प्लूटो है वो क्या है, जो 8 प्लैनेट्स है उसके अलावा वाला है ना, तो इसलिए हम लोग इसको न्यू हॉरिजॉन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, लाइजा पाथफाइंडर है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही मिशन है, और उसी का ही इवॉल्व वर्जन है, इवॉल्व लाइजा 2035, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉस्मिक विजन। ये वाला जो पाथफाइंडर है वो डिटेक्ट करने के लिए था ग्रेविटेशनल वेव्स इन द स्पेस की, स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव्स है या नहीं, और जैसे ये पता चल गया तो फिर द स्पेस क्राफ्ट फॉर्मिंग 2.5 मिलियन किलोमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल यूजिंग द लेज़र इंफेरोमीटर टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए लेज़र इंफेरोमीटर यूज़ करेंगे। स्टडी करेगा मर्जर ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, रेलिक वेव्स फ्रॉम द अर्ली यूनिवर्स के जो रेलिक वेव्स हैं उनको, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है उसको भी टेस्ट किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेनेटिक चेंजेस, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। जेनेटिक चेंजेस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल में, बोला है, जो कि प्रोड्यूस करेगा एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, हाँ किया जा सकता है। पर अ पर्सन से जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, हाँ
ये भी किया जा सकता है। इसी से तो क्या करते हैं, डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है ना। फिर बोल रहा है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रायो ऑफ अ पिग। यस, किया जा सकता है, तीनों किया जा सकता है, तीनों करेक्ट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का, करेक्ट स्टेटमेंट, दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। यस, क्योंकि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है वो इन तीनों में ही होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप की डिसीजेस है, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। ठीक है। फिर डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स के ऊपर जो कि इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, वो रिड्यूस हो सकता है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। these vaccines have no side effects and cause no allergic reaction। ऐसा कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं होता जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि सबकी जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द करेक्ट, थर्ड विल बी द रॉन्ग। नेक्स्ट, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में जनरल डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल हैव अ सेल्यूलोज सेल वॉल विल्स्ट एनिमल सेल डू नॉट। यस, सेल वॉल अगर ह्यूमन में एनिमल में हो जाएगा तो एनिमल मूव कैसे करेगा, सेल वॉल है वो तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना। तो यस, इसलिए पेड़ पौधे वो मूव नहीं कर पाते हैं सेल वॉल के कारण। दिस इज करेक्ट। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। नहीं भाई, प्लांट सेल है, सब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा तो वो रहता ही है, ठीक है, जिससे सराउंड होता है। तो दिस इज रॉन्ग, प्लांट सेल दे डू हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर थर्ड बोल रहा है कि मैच्योर प्लांट सेल हैव अ वन लार्ज वैक्यूल वेस्ट। जो एनिमल सेल होते हैं मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। हाँ, तो वैक्यूल्स होते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनमें बड़े वाले होते हैं, एनिमल्स में छोटे छोटे होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड पे करेक्ट ही पूछा था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर ऑफ द बेंजीन पॉल्यूशन। बेंजीन पॉल्यूशन का क्या रीज़न है, क्या फैक्टर हो सकता है, करेक्ट वाला पूछ रहा है। तो देखो, रीजंस और फैक्टर्स फॉर द एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन 5 ठोक है, पाँचों के 5 नहीं होते हैं जनरली करेक्ट। मैंने बताया था कि अगर 5 7 ये सब हो गए ना, पाँचों के 5 करेक्ट नहीं होने वाला है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, हाँ तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से इतनी सारी चीज़ें निकलती है ना कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो बेंजीन पॉल्यूशन का सोर्स ये तो हो गई। टोबैको स्मोक कुड बी पॉसिबल, बर्निंग, कुछ बर्न हो रहा है, स्मोक हो रहा है, एग्जॉस्ट, ये थोड़े सिमिलर काइंड के हैं। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, फर्नीचर जल नहीं रहा है ना, वार्निश्ड बस है। वो यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूथरीन, तो इन दोनों सिमिलर काइंड के लग रहे हैं। इधर कुछ जल रहा है तो जलने से तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होता ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होना ही चाहिए। ये हो गया, तो ये गया, यही बस है। तो थोड़ा सिमिलर वाला स्टेटमेंट चूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं ना, नहीं भी पता है तो भी। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कुछ मतलब नियर फ्यूचर में, तो कौन सा है जो मोस्ट लाइकली इम्यूनिटी देगा इंडिया को, करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग। हाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग होगी तो उसी टाइम पे अगर जैसे जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहेगा और उसी टाइम पे हमको शॉर्ट टर्म में ही पे करना होगा, पे बैक करना होगा, तो ये तो हमको इम्यूनिटी नहीं देगा। मतलब कि अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे तो डिपेंड ना करना शॉर्ट टर्म पे, ये हमको इम्यूनिटी दे सकता है। तो यस, हमको ज़्यादा रिलाई नहीं करना होगा शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म वाले पे रिलाई कर सकते हैं। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, मोर फॉरेन बैंक करेंगे तो ज़्यादा एक्सचेंज रेट ये सब होगा, ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये तो और वल्नरेबल हो जाएंगे हम। फिर मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, नहीं, हम तो अभी भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं रखे हुए हैं, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 50th क्वेश्चन, इफ़ यू विदड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या होगा।
एग्रीगेट मनी सप्लाई इज M3 है ना। तो क्या होगा, M3 का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक। हाँ तो यहाँ पे करेंसी विद पब्लिक PU ऐसा करके रहता है। तो शुरू वाले में 2 M1 M2 M3, तो यहाँ पे राइट, फिर राइट, रॉन्ग, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ऐसे वाला याद रख रहे थे बस। एग्रीगेट मनी सप्लाई है ना, तो इट विल रिड्यूस बाई, ओके 1 लाख कैश है, आपने डिमांड डिपॉजिट किया और इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई में। तो जो बैंक से डिमांड डिपॉजिट भी तो M3 में ही आता है, करेंसी विद पब्लिक भी, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। टू लिव इट अनचेंज, कोई चेंज होगा ही नहीं। बाकी हमको M1 M2 M3 को याद रखना पड़ेगा। देखती हूँ मैं सर्च करके फिर बताती हूँ। ये वाला पूछा था अपने को M3 है ना। तो M3 में क्या था, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, ये सब आता है। तो हमको क्या बोला गया था कि 1 लाख उसने डिमांड डिपॉजिट से निकल गया, तो निकल के कहाँ आया, करेंसी विद हेल्ड बाय द पब्लिक। तो कोई चेंज हुआ क्या M3 में? नहीं, ऑलरेडी हम इसको ऐड कर रहे थे। अब इधर से देखो, अगर M3 वॉज 8 आफ्टर एडिंग 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं 2 यहाँ से निकाल दी तो इधर 0 और इधर 4, तो भी तो सम 8 ही होगा ना। तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं, तो वो था, ठीक है। तो अब हमको याद रखना होगा M1 होता है, वो क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट, बस शुरू वाले में इतना ही, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। फिर M2 होता है, वो क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट तो होगा ही, और एक और डिमांड डिपॉजिट दैट वाज विद पोस्ट ऑफिस, ठीक। फिर M3 होगा, उसमें डिमांड डिपॉजिट विद बैंक भी है और टाइम डिपॉजिट भी है, ठीक है। फिर जो M4 है वहाँ पे करेंसी विद पब्लिक, इसमें तो नीचे वाले में सब होगा ही, ठीक है। तो याद रखना M1 M2, ऐसे नहीं लिखती, इधर लिखती हूँ, M1 M2 M3 M4, ये वाला करेंसी विद पब्लिक, और ये था डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, फिर डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। 4 वाले में तो सब में टिक है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू वाले में और करेंसी विद पब्लिक तो सब में ही काउंट होता है, ठीक है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू वाले में हमको याद रखना है कि M1 है एंड डिमांड डिपॉजिट, तो शुरू में बस डिमांड डिपॉजिट को रखना। फिर सेकेंड वाले में यहाँ पर तो है डिमांड डिपॉजिट भी होगा और एक और डिमांड डिपॉजिट, तो 2 ठोक डिमांड डिपॉजिट, तो शुरू वाले में बस एक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक वाला बस, और सेकेंड M2 वाले में डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ऑल्सो एंड पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड डिपॉजिट वो भी। M3 वाले में इधर का डिमांड डिपॉजिट और एक का टाइम डिपॉजिट, ठीक है। देखो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट बैंक के पास का ही, तो बस ये। तो M3 वो सिर्फ डील करता है बैंक वाले से, पोस्ट ऑफिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक बार और रिकॉल करवाऊँ मैं तो M1 M2 M3 M4, यहाँ पे करेंसी विद द पब्लिक, फिर ये डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, ये बैंक के पास वाला, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस के पास वाला। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, सब में टिक मारते हुए चलो, ठीक है। एंड इधर भी सबके पास करेंसी विद पब्लिक वाला होगा ही। फिर M1 वाले में क्या था, एक ही जगह का डिमांड डिपॉजिट, दूसरे वाले में 2 जगह का डिमांड डिपॉजिट, एक विद बैंक वाला और एक पोस्ट ऑफिस वाला। M3 वाले में क्या होगा, इधर का डिमांड डिपॉजिट और इधर का ही टाइम डिपॉजिट, सिर्फ बैंक से डील करता है, पोस्ट ऑफिस से डील नहीं करता M3, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। और M0 है ना, M0 को याद रखना। M0 क्या होता है, एग्रीगेट मनी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, टोटल मनी सप्लाई, वो बोलते हैं ना। M0 कहाँ गया, M0 इसी में तो था। क्रिएशन ऑफ मनी M0, तो मेजर ऑफ द मनी सप्लाई M0 को क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, मॉनेटरी बेस, टोटल लाइबिलिटी ऑफ द RBI की टोटल लाइबिलिटी होती है M0 की, ठीक है। जो भी M0 है उन सब में RBI की टोटल लाइबिलिटी होती है। तो क्या क्या की लाइबिलिटी होगी, तो बस ऐसे ही देख लेना कि जहाँ जहाँ पर M0 है वहाँ पर वो उनमें जो भी कंपोनेंट होंगे M0 में, क्या वहाँ पे RBI की लाइबिलिटी है, तो रिजर्व्स हेल्ड विद द बैंक, तो हाँ लाइबिलिटी तो होगी। और जो
पब्लिक हेल्ड क्या है, हाँ उसमें भी जो RBI है उसकी लाइबिलिटी होगी, तो ऐसे कर करके सोच लेना, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट, ठीक है, 51 से 100।